नमस्कार। स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करने के लिए भारत सरकार ने पीएम श्री योजना की शुरुआत की कि बच्चों को आधुनिक, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाए। तो पीएम श्री योजना है क्या, इसके क्या उद्देश्य हैं, इसी विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय बैराट चंदौली के उप प्राचार्य शुभेंदु भट्टाचार्य। भट्टाचार्य जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस तो ये पीएम श्री योजना है क्या और किस तरह से बच्चों का भविष्य जो है साकार कर रहा है? सर, जब सबसे पहले 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी धरातल पर उतर कर आई तो एक विचार आया कि क्यों ना कुछ ऐसे मॉडल स्कूल्स डेवलप किए जाएं जो लीडरशिप स्कूल्स का भी काम करेंगे। और उसी विचार के तहत 7 सितंबर 2022 को पीएम श्री स्कूलों की पहली घोषणा सामने आई, जिसको कहते हैं पीएम श्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। इस पूरे जो घटक का नाम इस प्रकार है, जिसमें ये माना गया कि भारत पूरे देश के लगभग 14,500 ऐसे विद्यालय जो कि पहले से इंफ्रास्ट्रक्चरली, यानी कि जिनका आधारभूत ढांचा पहले से थोड़ा बेहतर है, ऐसे स्कूलों को चिन्हित किया जाए, जिलावार चिन्हित किया जाए, प्रदेशवार चिन्हित किया जाए और उनको अलग से अलग अलग मदों में फ़ंड्स देकर, अलग अलग घटकों के तहत, उपक्रमों और प्रकल्पों के तहत उनको अलग अलग फ़ंड्स देकर उनको इस प्रकार से डेवलप किया जाए कि वो सिर्फ एक विद्यालय के रूप में ही बेहतर ना हो, बल्कि वो समाज के लिए भी, एक समाज के दूसरे स्कूलों के लिए भी, उस एरिया के, उस लोकेलिटी के दूसरों स्कूलों के लिए भी मतलब एक मॉडल बन जाए, एक मॉडल बन जाए और गति निर्धारक स्कूल बन जाएं और भविष्य में सामाजिक चेतना केंद्र भी बन जाए। ऐसा लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, जिसकी शुरुआत में अगर हम लोग देखेंगे तो इसका जो मुख्य हॉलमार्क जिसको हम लोग कहते हैं, जिसकी बुनियादी चिन्ह है, वो है डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंजॉयबल टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस। तो इंजॉयबल लर्निंग एक्सपीरियंस कैसे हो सकता है सर? मतलब विविधता भी रहे, समानता भी रहे। विविधता भी रहे, समानता भी रहे। सर, हमारे यहाँ विविधता कई प्रकार की है, जाति, धर्म, लिंग, भेद और अलग अलग तरह का। साथ ही साथ लर्निंग एबिलिटीज़ की भी सर विविधताएं हैं हमारे देश में। कोई बच्चा ज़्यादा बेहतर किसी बात को ग्रास्प करता है, कोई कम समय, ज़्यादा समय में ग्रास्प करता है, बट सभी की अपनी लर्निंग स्पेस होती है। तो उसके लिए लर्निंग आउटकम्स का भी कंसेप्ट है, यानी कि लर्निंग आउटकम्स को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उसको हम लोग इफेक्टिव बनाएं। तो इसके लिए ये विचार आया कि जैसे कि मैंने 3 आपको मूलभूत जो बातें बताई कि इक्विटी होनी चाहिए, डाइवर्सिटी होनी चाहिए, इक्विटेबल एक्सपीरियंस एंड रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी होनी चाहिए, विविधताओं का सम्मान होना चाहिए। एक इंक्लूसिव क्लासरूम को क्रिएट किया जाए, कि इंक्लूसिव विद्यालय का स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए, जहाँ पर लर्निंग जो है, अधिगम जो है, वो एक जॉयफुल एक्सपीरियंस। मतलब एक तरह से कहा जाए कि वहाँ बच्चों का एक तरह से सर्वांगीण विकास हो सके। जिसमें उन्होंने ये किया कि इसको एक उन्होंने कॉन्सेप्ट भी दिया कि इसमें 17 एक्चुअली सर उद्देश्य हैं, जो मोटे तौर पर देखेंगे 17 उद्देश्य हैं। 2022-23 से लेकर 2026-27 के बीच में ये अभी तक ये योजना है, अभी इसके भविष्य में इसका विस्तार होगा, ऐसी पूरी संभावना है। तो जिसमें 17 जो मुख्य घटक हैं, उनमें से जो ज़्यादा ऐसे घटक हैं जो कि तुरंत हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं, उसके बारे में मैं ज़रूर आपको बताऊंगा सर। जैसे कि ग्रीन स्कूल का कंसेप्ट है। अब ग्रीन स्कूल अगर आप देखें तो सीबीएसई बहुत सालों से इस बात को कह रही है, थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल, यानी मतलब एक तरह से पर्यावरण का भी ख्याल रखा गया। बिल्कुल, पर्यावरण का ख्याल रखा गया। सीबीएसई बहुत सालों से इस बात को कह रही है कि थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल, यानी कि विश्व के रूप में सोचो, विश्वव्यापी सोच रखो, लेकिन उसका जो ग्राउंड पे काम जो है लोकली करो। जैसे कि प्लास्टिक जो है चारों तरफ बिखरा रहा है, उसके प्रति हमारा कैसे प्लास्टिक जो है क्लॉग कर रहा है, हमारे रिवर बॉडीज़ को क्लॉग कर रहा है, कैसे हमारी सतह को ख़राब कर रहा है, खेतों की सतह को ख़राब कर रहा है, प्लास्टिक के खिलाफ एक मुहिम। फिर कैसे हम अपने पर्यावरण को बचाएं। सर, अगर आप देखें तो 1972 से लेकर जब स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस पहली हुई और जिसमें ये निर्णय हुआ कि अब पर्यावरण के प्रति एक सचेतना पूरे दुनिया के देशों में आएगी, और वो आगे चलते चलते 1972 स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस से आकर रियो डी जेनेरो मीट तक आते आते 2020 में बाद में भी बहुत कॉन्फ्रेंस हो गया। अभी 2022 में इन्होंने फिर से रियो डी जेनेरो 2020 प्लस किया। यहाँ तक आते थे सर बहुत सारे कॉन्फ्रेंस हुए। शुभेंदु जी, एक तरह से कहा जाए कि पर्यावरण का भी ख्याल रखा गया है। और बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए जी किस तरह से पीएम श्री स्कूलों को बढ़ावा दिया जा रहा है? सर, जैसे बुनियादी ढांचा तो एक विद्यालय का कई रूपों से होता है। जैसे कि एक ढांचा तो ये हो गया कि एनुअल स्कूल ग्रांट करके एक मद दिया गया, जिसका नाम है एनुअल स्कूल ग्रांट, जिसके तहत विद्यालय के विकास के लिए, जिसके फिजिकल डेवलपमेंट के लिए आप कुछ कर सकते हैं। एस्थेटिक्स के लिए कुछ मद दिए गए हैं, जिसके तहत आप विद्यालय में कुछ ऐसे सौंदर्यीकरण का कार्य कर सकते हैं। आजकल सर सबसे बड़ी बात हो रही है स्टेम और स्टीम की,
यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स, और अभी नई बात हो रही है स्टीम की, STEAM, जिसको हम लोग कहते हैं साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, AI एंड मैथ्स। तो इन सारी चीज़ों को हमारी शिक्षण के दायरे में लाने के लिए मतलब एक क्या कहा जाए, प्रभावी तरीके से दायरे में लाने के लिए ज़रूरी है कि कंप्यूटर का जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको बहुत बेहतर किया जाए। तो इस दिशा में काफ़ी सारा फंडिंग हुआ है और उसको 2 अलग अलग मदों में यहाँ पर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए फिजिकल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज दी सॉफ्टवेयर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी अलग से फंडिंग हुई है पीएम श्री योजना में। PM श्री योजना में सर। उसी और जो लाइब्रेरीज हैं, पुस्तकालय हैं जी सर, और हमारे जो लैब है जी, उसको किस तरह से पीएम श्री योजना में विकसित किया जा रहा है? सर PM श्री योजना में लैब इक्विपमेंट करके एक फंड दिया गया है, जिसके तहत आप लैब, पहले ही जैसे PM श्री जो भी विद्यालय हैं उनके अपने बजट होते हैं, उस बजट को एम्पलीफाई किया गया, एक फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में अलग से भी बजट दिया गया है कि लैब इक्विपमेंट के तहत आप बहुत सारे दूसरे मटेरियल भी खरीद सकते हैं, दूसरी चीज़ें भी खरीद सकते हैं जो कि लैब वर्क को और बेटर करे। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा सर कि अब बेसिक ट्रेडिशनल पारंपरिक लैब्स का दौर गया। अब एक भारत सरकार की योजना है जो पिछले कुछ वर्षों से ऑलरेडी प्रभावी रूप से चल रही है, जिसका नाम है अटल टिंकरिंग लैब। विद्यालयों में अटल टिंकरिंग लैब लगभग हर जगह पर है। तो PM श्री जो विद्यालय हैं वहाँ पर अटल टिंकरिंग लैब होंगे और वहाँ पर अटल टिंकरिंग लैब फैसिलिटेटर अपॉइंट किए जाएंगे, ऑलरेडी किए जा चुके हैं। उसमें किस तरह की सुविधा रहेगी? उसमें सर एक्चुअली भारत सरकार या जो भी PM श्री योजना है उसमें ये प्रयास किया जा रहा है कि भारत सरकार की एक कॉन्सेप्ट है कि विद्यालयों को इनोवेशन काउंसिल के रूप में भी डेवलप किया जाए, इनोवेशन घटक के रूप में भी कौशल विकास की दृष्टि से भी डेवलप किया जाए। तो वहाँ पे अलग अलग तरह के इनोवेटिव जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको बनाए जाएंगे, जिसके लिए तरह तरह के लैब मटेरियल्स जो कि आज की समय की नीड के हिसाब से, स्टेम की नीड के हिसाब से, स्टीम की नीड के हिसाब से जो भी लेटेस्ट गैजेट्स हो सकते हैं, जो कि चीज़ें जैसे कि डिजिटल प्रिंटर हो गया या और भी जो मटेरियल हो सकते हैं वो भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं और ऑलरेडी प्रोवाइड किए जा चुके हैं सभी विद्यालयों में, PM श्री विद्यालयों में। विशेषकर चूँकि मैं नवोदय विद्यालय के बारे में बात कर सकता हूँ, तो वहाँ पर हमारे यहाँ ऑलरेडी अटल टिंकरिंग लैब फैसिलिटेटर्स काम कर रहे हैं और तरह तरह के प्रोजेक्ट्स जो कि किताबों में बच्चे पढ़ते थे उनको ज़मीन पर उतारने का प्रयास किया जा रहा है। और इसका एक उद्देश्य ये भी है सर कि आने वाले समय में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 है उसके साथ हमारे बच्चों को अलाइन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसमें अलाइनमेंट अगर नहीं होगी तो बच्चा जो है इंडस्ट्री की दौड़ में पीछे छूट जाएगा। मतलब एक तरह से कौशल विकास की भी बात कौशल विकास कही गई है, बिल्कुल, उनके सर्वांगीण विकास के साथ साथ। शुभेंदु जी, जो PM श्री विद्यालय हैं वो अन्य विद्यालयों से कैसे भिन्न हैं? सर जैसे कि मैंने आपको बताया कि अन्य विद्यालयों के पास एक तो फंड्स का अभाव होता है और अगर उनके पास बहुत अच्छा ह्यूमन रिसोर्स अगर है भी, मानव संसाधन बहुत है भी, तो जो अलग अलग तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनका अभाव होता है। लेकिन PM श्री में जो पहली बात कही गई कि जो पैडागॉजी होगी, यानी कि जो अधिगम का तरीका होगा, बच्चों के लर्निंग का जो तरीका होगा वो डिस्कशन बेस्ड होगा, लर्नर सेंट्रिक होगा, फ्लेक्सिबल होगा, एक्सपीरियंशियल लर्निंग की तरफ उसका झुकाव होगा, इंक्वायरी ड्रिवन होगा और इंजॉयबल एक्सपीरियंस की तरफ उसका जोर रहेगा। तो निश्चित रूप से सभी विद्यालय, भारत सरकार के तहत आने वाले या स्टेट गवर्नमेंट्स के तहत आने वाले सभी विद्यालय इस दिशा में काम तो कर रहे हैं, लेकिन इसको प्रभावी अमली जामा पहनाने में ये जो स्कीम है ये बहुत हद तक सफल होगी, क्योंकि इन्होंने अलग अलग कंपोनेंट्स में चीज़ों को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया है, मदों में चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट किया है, जिससे इस चीज़ को करने में हमें आसानी होगी। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा कि किसी विद्यालय में एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है, एक पूरा समूह है बच्चों का जो लेखन कौशल में बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो उसके लिए कोई अलग से मद नहीं हो पाता है, अलग से उनको कोई प्रमोशन को, उनको प्रमोट करने का, उनको बढ़ावा देने का हमारे पास कोई तरीका नहीं होता। लेकिन हमारे यहाँ पे यंग राइटर्स एडिटोरियल क्लब के लिए एक अलग से मद ही है, जिसमें बच्चों को हम स्कूल मैगज़ीन को डेवलप करने के लिए फंड्स दे सकते हैं टीचर्स के सहयोग के साथ, उनके गाइडेंस के तहत, और वो अपनी जो मेधा है, जो अपना लेखन कौशल है, जो अपनी कल्पना की उड़ान है, उसको कागज़ पे उतार सकते हैं, वो छप सकते हैं, पब्लिश हो सकते हैं, चाहे तो साल में एक बार में मैगज़ीन बना ले या न्यूज़लेटर के फॉर्म में हर महीने आप मैगज़ीन बना ले, तो ये एक तरीका हो गया। जैसे कि और शुभेंदु जी, एक तरह से कहा जाए कि व्यक्तित्व विकास के लिए खेलों को भी बढ़ावा देने की बात कही गई है PM श्री योजना में। बिल्कुल सर, खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक तो ऑलरेडी जो टीचर्स हैं उनके सप्लीमेंट्स में हमें स्पोर्ट्स कोचेस दिए गए हैं। तो जैसे कि जो भी ट्रेडिशनल खेल हैं,
जो कि पारंपरिक खेल हैं, जो कि जिनको मॉडर्न भी कह सकते हैं, लेकिन चूंकि वो बहुत सालों से चले आ रहे हैं तो पारंपरिक खेल हैं, उनके लिए आप कोचेस हायर कर सकते हैं, जो कि हमारे जो ऑलरेडी नियुक्त टीचर्स हैं, जो कि पहले से वहाँ पर नौकरी में है या काम कर रहे हैं वहाँ पर, उनको वो सहयोग प्रदान करें और उनका फोकस जो है पूरी तरह से खिलाने पे हो, यानी कि कोचिंग पे हो उसके क्योंकि जो खेल जो है सर, एक दो तरह के कंपोनेंट्स हैं उसमें खेल में, एक है को स्कॉलिस्टिक, एक स्कॉलिस्टिक, एक पढ़ाई भी है और खेल भी है। तो खेल को खेल के रूप में कराने के लिए कोचेस को हम अपॉइंट कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास योगा कोचेस हैं, हमारे पास स्पोर्ट्स कोचेस हैं और वो अलग अलग खेलों को कराते हैं। जैसे किसी विद्यालय में कोई हॉकी का कोच अपॉइंट कर सकता है, क्रिकेट का कर सकता है, दूसरे जो ट्रेडिशनल खेल हैं कबड्डी का कर सकता है, वॉलीबॉल का कर सकता है, योगा का कर सकता है। यहाँ पर मैं सर एक बात और ऐड करना चाहूँगा, यहाँ पर एक अलग फंड किया गया है जिसमें जो वोकेशनल कोर्सेज जिनको हम लोग आजकल कहते हैं या वोकेशनल सब्जेक्ट्स जिनको हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया गया है, उनके लिए भी एक अलग से फंडिंग की गई है। यानी कि विद्यालय के जो जिनको हम लोग कहते हैं पारंपरिक मुख्य विषय के अलावा जो रोजगारमूलक वोकेशनल विषय हैं, उनके लिए भी कोचेस की व्यवस्था है, उनके लिए भी फंडिंग की व्यवस्था है। तो इस जो अच्छा शुभेंदु जी, में पीएम-श्री योजना में भारतीय ज्ञान परंपरा की भी बात कही गई है। भारतीय ज्ञान परंपरा एक ऐसा विषय है सर जिसमें हमें पूरा बहुत देर तक बात करने का मन होता है, लेकिन मैं बिल्कुल कहूँगा सर, पीएम-श्री योजना में भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में बहुत सुंदर फोकस किया गया है। सर उसके जो मुख्य 4 पिलर्स हैं उनमें से एक तो है सर आइडेंटिटी, पहचान, दूसरा है कॉन्टिन्यूटी यानी कि निरंतरता का भाव, जो बीच में गैप आया हुआ है सर पास्ट और प्रेजेंट में, जो हमारा भूतकाल है और हमारे वर्तमान में जो एक बहुत बड़ा गैप आया हुआ है उसको भरने का प्रयास, और उस निरंतरता के भाव के साथ एक गौरव का बोध, एक गौरव का स्वर। ये गौरव का स्वर खोखला स्वर नहीं है। हमारी परंपराएं इतनी मजबूत और इतनी सुंदर रही हैं जिसको पूरी दुनिया को जानना चाहिए और सबसे पहले हमें खुद जानना चाहिए। जो हमारा जिसको हम लोग कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कहते हैं, सामूहिक चेतना है, उसमें ये चीज़ें विस्मृत होती जा रही हैं और ज़रूरी है कि हमारे बच्चे जो कि कल भारत का भविष्य बनेंगे वो जाने कि दुनिया की जब पहली वेस्टर्न यूनिवर्सिटी बनी थी, यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना, वो 983 में बनी थी, लेकिन हमारी तक्षशिला जो थी 520 में बन गई थी, यानी कि उससे लगभग 1700-1800 वर्ष पहले। जिस शुभेंदु जी आपसे आखिरी सवाल है, समय इजाज़त नहीं दे रहा है जी सर। तो एक तरह से कहा जाए कि हमारा देश जो है विविधताओं का देश है जी सर, जहाँ पर कि कई भाषाएं बोली जाती हैं। तो पीएम-श्री योजना के लिए भाषा की एक तरह से कहा जाए कि क्या अनिवार्यता है? सर पीएम-श्री योजना में भाषा जैसी कोई अनिवार्यता नहीं है। इसमें जैसे कि नवोदय विद्यालयों में त्रिभाषा फॉर्मूला जो है के तहत पढ़ाई होती है। ये तो असर आपने देखा है, पढ़ा भी होगा। एक तो हिंदी है, अंग्रेजी है और कोई एक ऐसी भाषा, क्योंकि हमारे यहाँ माइग्रेशन पॉलिसी है, दूसरी जगहों से प्रव्रजन होता है, तो हमारे बच्चे जाते हैं नवोदय विद्यालय धुबरी जो कि आसाम में अवस्थित है और वहाँ के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। तो यहाँ के बच्चे उन बच्चों के साथ साथ एसमीज पढ़ते हैं, तो वो एसमी भाषा, क्षेत्रीय भाषा सीखते हैं। तो इसमें इसकी खूबसूरती यह है कि जो कि केंद्रीय पीएम-श्री विद्यालय हैं, विशेषकर जहाँ पर नवोदय विद्यालय जैसे जो कि पीएम-श्री विद्यालय, वहाँ पे ऑलरेडी त्रिभाषा फॉर्मूला अपने एग्जिस्टेंस में है और ये बहुत सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है और नेशनल इंटीग्रेशन में अपनी एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है सर। ठीक है शुभेंदु जी, आप स्टूडियो में आए और एक महत्वपूर्ण विषय पीएम-श्री योजना के बारे में आपने इतनी सी जानकारी दी। जानकारी देने में बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका और दर्शकों का इस कार्यक्रम को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।